को भारतीय संविधान की विशेषता को बताते हुए संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से आपको जो है जितनी विशेषताएं मैं बताया था और विशेषताओं के अतिरिक्त इस संविधान पर कुछ लोगों ने आक्षेप लगाए हैं जिसको आलोचना के रूप में जाना जाता है। तो आइए भारतीय संविधान पर जो लोगों ने कुछ आक्षेप लगाए हैं उसको भी जानिए। इसलिए भारतीय संविधान की आलोचना को जानने समझने बुझने के लिए जो हमारे वीडियो या चैनल पर बने हुए हैं उसको मेरे तरफ से स्वागत है। आइए भारतीय संविधान की आलोचना। भारतीय संविधान की आलोचना। भारतीय संविधान की आलोचना। भारतीय संविधान की आलोचना। तो इसमें कुछ हर दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसकी गुणवत्ता भी होती है और अगुणवत्ता भी होती है, यानी कुछ गुण होते हैं कुछ दोष होते हैं। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान के शिल्पकारों ने जो इसको जो है एक व्यवहारिक रूप दिया तो उसमें तो सारे हमारे समझ से तो सारे के सारे अच्छा है। जितने तथ्य हैं अम्बेडकर यहाँ तक कहे थे, आपको बार बार बताते हैं कि अगर यह संविधान अच्छे के हाथ में चले जाए तो अच्छा साबित होगा और बुरे के हाथ में चला जाता बुरा साबित होगा। तो इसीलिए जो गलत सोचने वाले हैं, जो निगेटिव बात करते हैं, उनके लिए आइए भारतीय संविधान की आलोचना किस स्तर पर होती है। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया है, और अंगीकार किया गया है। इस संविधान की आलोचना यह कह करके की जाती है कि यह उधार का संविधान है, उधार का संविधान है। देखिए, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। जो है ये एक बाकायदे एक सिस्टम से एक संविधान सभा गठित हुई थी। संविधान सभा में जाने वाले हर समुदाय के लोग थे और उस संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया और उसको अंगीकार किया गया। फिर भी इस पर आलोचना करने वालों ने इसका कसर नहीं छोड़ा। आप जानते हैं, चाहे सही कथा हो चाहे झूठी कथा हो, रामचंद्र को, उतने चरित्रवान आदमी को जो लोग बताते हैं, हम तो सुने हैं, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि रामचंद्र को समाज में ये परिपाटी चली है कि रामचंद्र को दुनिया ने नहीं छोड़ा तो दूसरे को कैसे छोड़ देगा। तो उसी तरह से उधार का संविधान कह करके भारतीय संविधान की आलोचना की। तो आइए हम किन किन तथ्यों के आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना की गई है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आलोचक कहते हैं, आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ नहीं है, और मौलिक कुछ नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं। वे इसे उधार का संविधान
ये वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी या उधारी की एक बोरी या उधारी की एक बोरी अथवा एक हाच पाच कॉन्स्टिट्यूशन अथवा एक हाच पाच संविधान दुनिया के संविधानों के लिए दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदगिरी आदि का संबोधित करते हैं। आदि का संबोधित करते हैं। तो जब अच्छा आदमी काम करता है तो उसके कुछ आलोचक भी होते हैं। ठीक उसी तरह से संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बन गया और लागू हो गया या संविधान बन गया तो उसका कुछ आलोचना भी किया गया। तो आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में नया, और जो आलोचक हैं मैं आगे बताऊंगा कि नया कुछ नहीं है और कोई मूल चीज नहीं है। इसे उधार का संविधान या उधार की बोरी अथवा हाच पाच संविधान या दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पाबंदगिरी आदि का संबोधित करते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि ये हम आपको भारतीय संविधान की आलोचना के विषय में आपको बता रहे हैं। तो उसमें पहली आलोचना है उधार का संविधान है। तो उसी में लोगों ने कहा कि ये हाथ पाथ संविधान है, उधार की एक बोरी है या ये पाबंदगिरी है, यह कहके बताए हैं। तो आइए उधार के संविधान में कुछ तथ्य और हैं और आपको आगे बताते हैं। तो आइए उधार के संविधान में कुछ तथ्य और हैं, मैं आपको बताता हूं। उधार के संविधान, भारत का संविधान आलोचकों का कहना है कि उधार का संविधान है। जो आलोचना हमने अभी आपको बताया है, जो आलोचना आलोचकों के द्वारा बताई गई है, आलोचकों के द्वारा बताई गई है, इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, क्या कहा? कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में, कोई पूछ सकता है इस घड़ी दुनिया के इतिहास में कोई पूछ सकता है इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है, बनाए गए संविधान में
बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है, नया कुछ हो सकता है। 100 साल अधिक हो गए, 100 साल हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। 100 साल हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। यानी अंबेडकर बोले, इसका आलोचकों को जवाब देते हुए, कि संविधान सभा में उन्होंने कहा, किसने कहा? अंबेडकर साहब ने बोला कि कोई पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि इस समय, जब संविधान बन रहा था, इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। ये संविधान बना तो संविधान से नया कुछ हो सकता है। जो पुरानी चीज थी उसको हटाया जा सकता है, वही नया कुछ हो सकता है। 100 साल हो गए जब दुनिया पहला लिखित संविधान बना। 100 साल हो गए लेकिन दुनिया पहला लिखित संविधान बना। अम्बेडकर ने बोला था। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया। इनका अनुसरण अनेक देशों ने किया। इनका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। तो अंबेडकर साहब का कहना है कि मेरा जो संविधान लिखित है यह दुनिया का इतिहास जानता है कि संविधान से नया कुछ हो सकता है। और 100 साल बीत भी गए, 100 साल हो गए जब दुनिया पहला लिखित संविधान बना। मानो जब संविधान बना तो उसके पूर्व में 100 वर्ष बीत गए लेकिन लिखित संविधान नहीं बना था उस समय। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया, नकल किया। और जो कहते हैं कि भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधानों की नकल है, उनके मुंह पर तमाचा मारे अम्बेडकर। कहे कि यह जो है दुनिया के लोग इस लिखित संविधान की नकल करते हैं और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसने छोटा बना दिया। जब उनको नहीं समझ में आया तो अपने देश के संविधान को बहुत छोटा बना दिया। जब बुद्धि होगी तब न बहुत सारी बातें लिखेंगे, जब बुद्धि नहीं होगी तो बहुत सारी बातें कैसे लिखेंगे। इसलिए अम्बेडकर का कहना है कि विवेकहीन होने के नाते वो अपने देश के संविधान को छोटा बना दिया, लिखित बनाया। तो लिखित संविधान जो मेरी नकल किए, इसलिए अम्बेडकर ने बात उत्तर दिया। आइए कुछ तथ्य हैं और आगे बताते हैं कि आलोचकों को किस तरह से जवाब मिला। ये तो कहते हैं उधार की बोरी है, जो है पाबंदगिरी है और नकल है। तो अम्बेडकर ने बताया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई उधार की बोरी नहीं है, कहीं ज्ञान की बोरी कहीं मिलती है। अम्बेडकर ने इसका जवाब दिया कि दुनिया का नया और दुनिया का एक नंबर का पहला लिखित संविधान था। मेरे ही संविधान की लिखितता को और लोगों ने अपनाया है। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए? किसी संविधान
का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, यह पहले ही तय हो चुका है। यह पहले ही तय हो चुका है। यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी, किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी, किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी, किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में, मान्यता आज पूरी दुनिया में है। आज पूरी दुनिया में है। आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिखती है। रखकर सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिखती है। मुख्य प्रावधानों में समानता दिखती है। मुख्य संविधानों में समानता दिखती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है, केवल एक नई चीज यह हो सकती है, केवल एक नई चीज यह हो सकती है, किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ, जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ, इतने विलंब से हुआ कि उसमें गलतियों को दूर करने, गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों को देश की जरूरतों के अनुरूप उसके ढालने की विविधता,
उसको ढालने की विविधता, उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे, उसमें मौजूद रहे, उसमें मौजूद रहे। तो अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। किसमें? संविधान सभा में ही पहले तय हो चुका था। तो संविधान सभा में जो है 292 सदस्य थे। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। किसी संविधान के मूलभूत जो तत्व है उसकी जानकारी और मान्यता पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ने उनको नकार दिया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर, कौन तथ्यों को? जो संविधान में तथ्य दिए गए हैं उसको ध्यान में रखकर सभी संविधानों में, मुख्य प्रावधानों में समानता दिखती है। किसी विश्व के जितने संविधान उसका अवलोकन करिए तो जो भारत के संविधान में वही विश्व के संविधानों में है। जब समानता दिखती है तो यहाँ ये आक्षेप करना बेकार है। अम्बेडकर ने बोले थे, B.R. अम्बेडकर ने। केवल एक नई चीज यही है, हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका नाम निर्माण इतने विलंब से हुआ कि उसमें गलतियों को दूर करना और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यही जो है गलतियों को दूर करना और देश की जरूरत का अनुरूप उसको ढालने की विविधता मानो अलग अलग है। उनका अनुरूप देश में जो आवश्यकता है और देश की जरूरत जितनी है उसके अनुरूप और ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। तो ये सवाल तो कभी भी है। देश विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म और क्षेत्र, भाषा के आधार पर विविधता है। तो उस विविधता के आधार पर संविधान कहीं खराब नहीं है, अंबेडकर साहब का कहना है। मानो उस आलोचकों का इन्होंने बखूबी धज्जियां उड़ा दी। कहीं कि आप आलोचना करते हैं कि संविधान खराब है, आपको एक लाइन लिखने नहीं आता है, आपको ड्राफ्ट तैयार करने नहीं आता है, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, तथ्यों का भविष्य में क्या परिणाम होगा इसकी जानकारी नहीं है, और कहते हैं संविधान जो है उधार का संविधान है और उधार की बोरी है और पैगम जो है परिस्थितियों का लिया हुआ संविधान है। ये आप लोगों की नासमझी है। किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने कहा। B.R. अम्बेडकर ऐसे शख्स थे कि वह उस बुरी परिस्थितियों में जितना वो पढ़े थे कोई नहीं देश में पढ़ा था। आज तो संविधान पर आक्षेप लगाने वालों से अम्बेडकर ने कहा कि जब इतने तथ्य हम इसमें डाले तो संविधान सभा ने तय किया। तो संविधान सभा में केवल क्या एक क्लास के लोग थे? सभी वर्णों के लोग थे। ज्यादा तो भारतीय ही थे उसमें ना। तो संविधान गलत कैसे हो गया? इसीलिए अम्बेडकर ने इस बात को रखा। और कभी भी आपके भी सामने अगर ये बात आए तो आप एक IAS बन करके इसको अच्छे तरह से पढ़िएगा और संविधान पर कभी भी आक्षेप लगाने की बात नहीं कहिएगा। केवल यह कहिएगा कि जो आक्षेपक है खुद आक्षेपों से, उनके दिल में खुद आक्षेपों का बौछार है, वह खुद अपने को पहले सुधार करें तो संविधान में सुधार करेंगे। तो उसके बाद अंबेडकर और क्या कहते हैं? यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों की संविधानों की, यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हुबहू नकल है,
हुबहू नकल है। मैं समझता हूं संविधान के, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं संविधान के यथेष्ट, संविधान के यथेष्ट, संविधान के यथेष्ट, संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है, अध्ययन पर आधारित नहीं है। संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। अंबेडकर का कहना है कि जिन लोगों ने इस संविधान पर जो कहा है एक उधार की बोरी है और जो है परिस्थितियों की मार है, उनको संविधान की समझ ही नहीं है। और जो आलोचना किए हैं वह संविधान में दिए गए जो तथ्य हैं उसको उसने पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो इस संविधान को उधारों की बोरी नहीं कहता, अन्य देशों की नकल नहीं कहता, अन्य देशों की कैंची नहीं कहता, मतलब तो उधार की कैंची नहीं कहता। ये गलत है। किसका कथन था? बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर एक एक शब्द पर शोध किए हैं, शोध करने के बाद तब लिखे हैं। इसलिए संविधान की आलोचना करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो कि तुमने संविधान के यथेष्ट, संविधान का यथेष्ट जो अध्ययन करना चाहिए, तुम संविधान के बारे में कुछ नहीं समझता है और कुछ जानकारी रखता है। इसलिए संविधान की आलोचना करना नैतिक रूप से अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं। संविधान की आलोचना करने वालों ने यह भी कहा कि यह संविधान 1935 के अधिनियम की जो है पर आधारित है। दूसरी आलोचना आलोचकों ने की कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। यह संविधान 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है। आलोचकों ने दूसरी आलोचना करके कहा कि संविधान 1935 की कार्बन कॉपी है। तो आलोचकों ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम, बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। 35 के प्रावधान भारतीय संविधान में डाल दिए, भारत के संविधान में डाल दिए, भारत के संविधान में डाल दिए, भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 की अधिनियम की कार्बन कॉपी बन के रह गया। इसलिए भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की, इसलिए भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बन के रह गया। कार्बन कॉपी बनकर रह
गया, कार्बन कॉपी बन करके रह गया, या फिर उसका ही संशोधित रूप, या फिर उसका ही संशोधित रूप, या उसका ही संशोधित रूप। दूसरी आलोचना, आलोचकों ने यह कहा कि संविधान 1935 की अधिनियम की कार्बन कॉपी है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह से 1935 अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत सरकार अपना शासन चलाती थी भारत में, उसी तरह वही सारी बातों भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे उसी को संविधान में डाल दिया। ठीक है, तो इसलिए भारत का संविधान, इसीलिए वो लोग आक्षेप लगाते हैं कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया, या फिर उसका ही संशोधित रूप है, इस तरह का आक्षेप लगाते हैं। तो आइए हम इस आक्षेप को जो है और आगे ले चलते हैं कि किस तरह से आक्षेप भारतीय संविधान की आलोचना में सही उतरता है। आइए आगे कुछ तथ्य हैं कि ये आक्षेपक जो हैं वह कहते हैं कि भारतीय संविधान 1935 के शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी है और उसी को हूबहू उतार दिया गया है, यही कहकर आलोचना करते हैं। एन श्रीनिवासन एक है राइटर, एन श्रीनिवासन का कहना है कि एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। 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 उसी प्रकार सर आइवर जेनिक्स ने कहा, सर आइवर जेनिक्स ये भी आलोचना किए हैं। ये ब्रिटिश संविधान के जानकार हैं। ब्रिटिश संविधान के जानकार हैं। ब्रिटिश संविधान के जानकार है सर आइवर जेनिक्स ने कहा, ये क्या कहे, ने कहा कि भारत सरकार ने कहा कि संविधान भारत सरकार ने 1935 से सीधे निकलता है। भारत का संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है। जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार दिए गए हैं। तो ये आपको श्रीनिवासन भी कहते हैं कि संविधान भाषा और बस दोनों ही तरह से, जो संविधान की जो भाषा है वह
जो उसके तथ्य है वो 1935 के अधिनियम की नकल है। कौन कहते हैं? श्रीनिवासन। तो अगर सवाल पूछ दे आलोचना के क्षेत्र से यह किसने कहा है कि भाषा और बस दोनों ही 1935 अधिनियम की नकल है, ये श्रीनिवासन, जेनिक्स और एम हाइजर और एब्राहम लिंकन। तो आप इन्हीं को लगाइएगा टिक। श्रीनिवासन की ये भाषा है कि भाषा और बस दोनों ही अधिनियम की नकल है। और भारत की संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से निकलता है, यह किसने कहा है? तो सर आइवर जेनिक्स। सर आइवर जेनिक्स। 1935 से भारत का संविधान निकलता है, किसने कहा है? तो सर आइवर जेनिक्स ने कहा है। ये आलोचना से सवाल आ सकते हैं इस परीक्षा में। इस परीक्षा में क्या पर सवाल बन सकता है कि सर किसने कहा है कि भारत का संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है? यह किसने कहा है? 4 राइटरों का नाम दे देगा, आप जाने रहिएगा कि सर आइवर जेनिक्स ने कहा है कि 1935 से सीधे निकलता है। तो आइए हम आगे चलते हैं और कि जहां से वास्तव में अधिकांश प्रकरण। अब आइए, एक हो गए श्रीनिवासन, एक सर आइवर जेनिक्स और एक पुनः पी.आर. देशमुख। एक पी.आर. देशमुख है, उनकी भी बात आलोचना में शामिल है। पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख, ए श्रीनिवासन, सर आइवर जेनिक्स और पी.आर. देशमुख। आइए, पी.आर. देशमुख का क्या कहना है? पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख का क्या कहना है? पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख का क्या कहना है? पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख ये क्या कहते हैं कि संविधान सभा सदस्य ने, ये पी.आर. देशमुख संविधान सभा सदस्य ने, संविधान सभा सदस्य ने, संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की टिप्पणी की टिप्पणी की की टिप्पणी की टिप्पणी की टिप्पणी की संविधान अनिवार्यतः, संविधान अनिवार्यतः, संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, 1935 ही है। बस वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है, केवल वयस्क मताधिकार, केवल वयस्क मताधिकार, केवल वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है, जुड़ गया। तो पी.आर. देशमुख संविधान सभा जो थी उसके सदस्य थे, इन्होंने बड़ी आक्षेप लगाया। जब आक्षेप लगाया तो संविधान सभा में इनको बहस करनी चाहिए ना। तो संविधान सभा में चोर की तरह से लोग छिपे क्यों रहे? वो एक एक बिंदुओं पर इनको, जैसे संविधान सभा है, जैसे आजकल संसद है, लोकसभा है, विधानसभा, हल्ला होता है, उस पर इनको हल्ला करना चाहिए ना, हल्ला बोलना चाहिए ना। तो पी.आर. देशमुख केवल लिखते हैं, लिख कर कहते हैं कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से भारत सरकार अधिनियम ही है और केवल वयस्क मताधिकार इसमें जुड़ गया है। तो उस संविधान सभा में बोलते क्यों नहीं थे? क्यों संविधान सभा की कार्रवाई स्थगित कर दिए कि नहीं, संविधान सभा चलने नहीं देंगे। केवल कहना आसान है, करना कठिन है। तो इसलिए पी.आर. देशमुख का आलोचना है कि यह केवल वयस्क मताधिकार इसमें जोड़ा गया है। अगर सवाल पूछ दिया आलोचना से
कि भारतीय संविधान 1935 अधिनियम से ही लिया गया है, इस पर अपना विचार प्रस्तुत करें। तो आप ये सारी बात लिख सकते हैं, सारी बातें 1900 अधिनियम की विशेषता को देखते हुए और उसमें जो चीज हटा दिया गया है उसे हटा दीजिएगा और संविधान 1935 की जो बातें संविधान में ले ली गई है उसी को लिख दीजिएगा। वही लिखना आपके जीवन की सुरक्षा बनेगा और आपको जानकारी भी मिलेगी। तो मेरा कहना है कि आलोचना तो करने वाले बहुत हैं, देशमुख हैं, श्रीनिवासन है और सर आइवस जेनिक्स है, ये सभी लोगों ने बड़ी आलोचना किया, लेकिन संविधान सभा में क्या कर रहे थे? वहां तो इनको गरज के बोलना चाहिए। तो यही बात है। आइए, जब इतना आलोचना जो है सर एन श्रीनिवासन और सर आइवर जेनिक्स और देशमुख साहब बोले, तो उसका जवाब देते हुए इसका जवाब देते हुए संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। इसका जवाब देते हुए बी.आर. अम्बेडकर ने इसका जवाब देते हुए बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा जहां तक इस आरोप की बात है, जहां तक इस पर आरोप की बात है, जहां तक इस पर आरोप की बात है, इस पर आरोप की बात है, जहां तक इस पर आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खास हिस्सा शामिल कर लिया गया है। इसका अच्छा खास हिस्सा शामिल कर लिया गया है। खास हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। उधार लेने में कहीं लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। तो अंबेडकर ने उत्तर दिया इन आलोचकों को। देशमुख साहब, पी.आर. देशमुख का, सर आइवर जेनिक्स का, ए.एन. श्रीनिवासन का,
कहे कि हूबहू कॉपी है, सार्वजनिक कहे कि जो सीधे निकलता है, और ये पी.आर. देशमुख कहे कि मौलिक जो बृहस्पतिकार है ये एक अच्छी बात है, बाकी तो सब 1935 से लिया गया है। तो ये बातों का जवाब देते हुए अम्बेडकर साहब बोले कि बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान सभा में कहा कि जहां तक इस पर आरोप की बात है, इस पर मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, और उधार लेना कहीं खराब बात थोड़ा है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। तो आप ही देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कोई न कोई सामान लेता है उधार, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसका मतलब है कि वह सामान उपयोगी है, इसीलिए वह उधार लिया। अगर सामान उपयोगी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कोई सामान, जैसे लहसुन उधार ले लेना, मरचा उधार ले लेना, जो है पैसा उधार ले लेना, कपड़े उधार ले लेना, या कोई व्यवसाय में उधार लेना, ये कोई खराब बात थोड़ा है। बिना उधार के काम नहीं चलेगा पूरी दुनिया में। उधार जब पूरे विश्व के लोग प्रकृति से लिए हैं, जब उधार पूरे विश्व के लोग प्रकृति से उधार लिए हैं, तो संविधान 1935 का उधार ले लेने में कहां दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। आप इन संविधान के आलोचक सर जैनिक्स आइवर जेनिक्स, देशमुख साहब, श्रीनिवासन, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप पूरा चीज प्रकृति से लिए हैं तो आपको लज्जा नहीं लगती है, और यहाँ कहने चले हैं कि संविधान उधार लिया गया है, ये गलत बात है। यथेष्ट संविधान के तथ्यों पर आपका आलोचना टिक नहीं सकता है। ये संविधान की आलोचना का जवाब अम्बेडकर ने भली संविधान सभा में दिया। आइए आगे चलते हैं। संविधान के मूल विचारों को किसी एक का एकस्व अधिकार नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी एक का एकस्व अधिकार नहीं है। एक का एकस्व अधिकार नहीं है। किसी एक का एकस्व अधिकार नहीं है। किसी एक का एकस्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि मुझे खेद इस बात के लिए है कि मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से है। प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए कि यह 1935 के संविधान से उधार लिया गया है, जिसमें 3 आदमी हैं। नंबर 1 है श्रीनिवासन जी हैं,
ए श्रीनिवासन, दूसरे सर आइवर्जेनिक्स, ये ब्रिटिश संविधान के विधिवेत्ता हैं या विशेष जानकारी रखते हैं। और देशमुख ये संविधान सभा के सदस्य थे। ये लोग कर क्या रहे थे? जब देशमुख साहब संविधान सभा के सदस्य थे तो इनको क्यों छिप गए चोरों की तरह से? इनको बोलना चाहिए दहाड़ के कि ये जोड़ाना चाहिए। तो बुद्धि विवेक तो था नहीं, केवल आलोचना तो किसी का कर सकता है कोई। आलोचना तरी गुण तो बता देना चाहिए, तो गुण क्यों बताया नहीं? इसलिए इनके आलोचना से हम भी सहमत नहीं है। और बी आर अम्बेडकर तो इतने बड़े विद्वान थे, वो अभी सहमत नहीं थे। तो इसलिए वो कहे अम्बेडकर साहब मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन उधार मांगना कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के लोग तो उधार ही पर जीते हैं। प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से पूरे दुनिया के लोग उधार लेते हैं, खा के पचा जाते हैं, फिर भी प्रकृति को नहीं लौटाते हैं। तो जब सभी लोग उधार पर जीवित हैं तो हम क्षमा याचना क्यों मांगे? इस पर सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और जहां 1935 के संविधान की बात है कि 1935 से लिए गए हैं, तो सारी चीजें थोड़ा ली गई है, केवल प्रशासनिक जो विवरण है वह लिए गए हैं, क्योंकि प्रशासनिक विवरण देश हित में, जनहित में और लोकतंत्र हित में सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए अम्बेडकर ने इसका खुल्ला चुनौती दिया। इसलिए भारतीय संविधान की आलोचना किए से बचने के लिए बी आर अम्बेडकर ने ये दोनों तथ्यों को बड़ी लाजवाबी तरीके से, बड़ी साहित्यिक ढंग से, बड़ी जो तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। और ये बात सही भी है कि उधार लेना कोई खराब बात नहीं है। बिना उधार पर तो कोई जीवित ही नहीं रह पाएगा। जेब में पैसा न रहे, मेडिकल वाली दुकान पर चले जाइए, परिचित का आदमी है और उसके व्यवहार से आप सही हैं और वह आपके व्यवहार से सही है, तो उधार लेकर अपना काम चलाना कहाँ दिक्कत है? और काम चलाने में कठिनाई जब हो ही नहीं रही है तो वह चीज खराब कहाँ है? इसलिए संविधान 1935 से जो लिया गया उसको जनहित में जब सही दिख रहा है तो दिक्कत कहाँ है? बस इन्हीं सब बिंदुओं पर भारतीय संविधान की आलोचना हम दो आलोचना बता चुके। एक जो है ये संविधान 1935 की कॉपी है, कार्बन कॉपी है, और पहला है कि यह भारतीय संविधान एक जो है उधार की बोरी है। ये दो आलोचना हम बता दिए। इस पर आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, बुझिए। और इस मुकाम पर, किस मुकाम पर? सिविल सेवा की परीक्षा के मुकाम पर बढ़िया से पढ़ करके जाइए और वही अपने जीवन में सिविल सेवक बन के आइए। और ये चीजें जिस तरह से बी आर अम्बेडकर ने मेहनत करके सबको एक मुश्ता से जवाब दिया, उसी तरह से आप लोग पढ़ लिख करके जवाब दीजिएगा। आइए, मैं आज 21/2/2022 को भारतीय संविधान की आलोचना दो बिंदुओं पर कर दिया। एक बिंदु है यह उधार की बोरी है या उधार है, और 1935 की कार्बन कॉपी है, इसको हमने बता दिया। और अब हमारे इसमें स्याही नहीं है, इसीलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी हमारे चैनल को जो देखते हैं वो जरा इसको शेयर करें, और जो नए लोग हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि अरे भाई आप सब्सक्राइब करिए। संविधान को इतना बेहतर से, इतना बारीक ढंग से बता देता हूं कि आपके जीवन में नौकरी में आइएगा तो कामे करेगा, नौकरी में नहीं रहे तैयो कामे करेगा, रिटायर करिएगा तैयो कामे करेगा, घर में रहिएगा कामे करेगा, सभा करिएगा कामे करेगा, कहीं सभा को संबोधित करिएगा कामे करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा कामे करेगा, बिजनेस के क्षेत्र में जाइएगा कामे करेगा। तो ये संविधान, इस संविधान को पढ़िए और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको वेलकम करिए। कमेंट तो जरूर लिखिए कि हाँ आपकी जो बात क्या सत्य है, क्या असत्य है। धन्यवाद।